जय हिंद एवरीवन। और यूपीएससी का एग्जामिनेशन आपने देखा होगा और आपने दिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया होगा, एग्जामिनेशन दिया होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अगली साल या 2025 में जिनको एग्जामिनेशन देना होगा। तो एक बार हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस पर बातचीत कर लेते हैं कि इकोनॉमी से क्या क्या आया है, इकोनॉमी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। और आपको सोचना यह है कि अगर इस टाइप के प्रश्न आए हैं, इट मीन्स कि आपको अब प्रिपरेशन में, तैयारी में किस प्रकार से चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ना, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, है ना, मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये जो एक्ट आया था 2006, ठीक है, उसके अनुसार इसकी जो सीमा है वो क्या है? 50 करोड़ रुपए से 25 करोड़। ये इसलिए चर्चा में क्योंकि ये यहाँ पर चेंज किया गया है, यहाँ पर चेंज हुआ है। अब पहले 15 ये गलत है। ये जो है मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री का जो सेटअप आपने किया है, आपकी इंडस्ट्री का टाइप क्या है, आपकी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है या लार्ज इंडस्ट्री है, आप कैसे पता करेंगे? तो बेसिकली ये डिपेंड करता है किस पर? इन्वेस्टमेंट के साइज पर। और अब एक चीज और इसमें जोड़ी गई है, वो क्या है? आपका टर्नओवर। अगर आपकी मशीनों की कीमत कितनी है? 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़, और टर्नओवर है, जो आपका टर्नओवर है, व्यापार का टर्नओवर है, ये आपका है 250 करोड़, तो फिर आप हो जाएंगे एमएसएमई में आएंगे। मतलब एमएसएमई की परिभाषा में निवेश कितना है? निवेश मतलब मशीनों की कीमत वगैरह सब कुछ 50 करोड़ और टर्नओवर कितना हो जाएगा? 250 करोड़। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, पहला नहीं ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 और 2 दोनों सही है, ये तो होगा नहीं, केवल एक ये भी नहीं होगा, है ना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ा होगा आपने, है ना। इसमें आप देखें प्रायोरिटी सेक्टर में ये सब चीजें आएंगी, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उन चीजों को शामिल किया जाता है जो मतलब आपकी प्लानिंग में सबसे पहले आते हैं, या विकास में जो पिछड़ गए हैं, या फिर ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, और आपको पता है कि हर बैंक को अपनी ऋण क्षमता का 40% देना होता है। कहां पर? प्रायोरिटी सेक्टर में। तो ये बात ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब मात्र 2 ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका बी सही होगा। याद रखिएगा कितना होगा? बी सही होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका ठीक होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, तो ये देखिएगा, आपने सुना होगा सीबी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में चर्चा हुई थी। तो हमें बात यही करनी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये सेंट्रल बैंक की है, केंद्रीय बैंक, तो मतलब यह है कि जो आप क्रिप्टो करेंसी पढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीबीडीसी की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी का इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब जरा देखिएगा, ये अलग चीज है। ठीक है, तो सीबीडीसी क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट यूएस डॉलर या SWIFT स्विफ्ट, ठीक है, प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। भाई यही तो संभव है, इसीलिए तो किया गया था। मतलब क्या है कि हम अपनी डिजिटल मुद्रा डेवलप करेंगे, और वो इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो ट्रेड है वो डॉलर में, डॉलर की जगह पर, मतलब आप देखेंगे डॉलर की जरूरत ना पड़े, अपने डिजिटल करेंसी का प्रयोग करेंगे और स्विफ्ट के नियम से भी बचा जा सकेगा। यही तो उद्देश्य है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिएगा इसी दिशा से आपको एक बात समझ आएगी कि आगे जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होगा, उसको हम भारतीय मुद्रा में करेंगे। ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है।
उसके बाद दूसरा देखिए क्या है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती। मतलब यह है कि डिजिटल मुद्रा होती क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ये डिजिटली इसको डिजाइन किया जाएगा, तो जो भी फ्रेम, मतलब जिस तरीके से आप मुद्रा को बनाएंगे, कोडिंग के माध्यम से फ्रेम करेंगे और उस पर कोई भी प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रतिबंध। हालांकि मुद्रा तो कोई भी हो, जैसे 500 का नोट है, 1000 का नोट बंद कर दिया गया है ना, तो जो भी करेंसी होती है उस पर प्रतिबंध तो कभी भी लगाया जा सकता है। ये तो फ्रीडम होती है सेंट्रल बैंक के पास, तो ये बात तो ठीक है ना। और तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक ही ठीक होगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसका एक लिख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर आते हैं, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। इसमें देखिए कथनों में से कौन से कितने सही है ना, तो इसमें भी बेटा सिर्फ एक सही था, एक सही था, एक गलत था, ये वाला सही था, इसका ए होगा। ठीक है, इसका ए होगा, केवल एक। कौन से सही है ना, कथनों में से कितने सही है ना, तो केवल एक कथन ही सही है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 ही करेक्ट है, तो एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, इसमें भी सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा बीटा, तो बीटा की अगर बात करें तो कोविड के बाद या कोविड के दौरान भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है आपका शेयर मार्केट का। ग्रोथ इन द सेंस कि अवेयरनेस बढ़ी है, हर आदमी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो शेयर मार्केट से संबंधित है बीटा। बीटा का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया शेयर मार्केट में ग्रोथ हो रही, अगर एक इंडेक्स है, मान लिया ये इंडेक्स है, शेयर मार्केट की ग्रोथ है अगर मान लिया 4%, और आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया है उसमें ग्रोथ है, मान लिया कि इसमें देखेंगे अगर आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया उसमें ग्रोथ है मान लिया 7%, तो शेयर मार्केट की जो ग्रोथ होती है ये औसतन होती है, एवरेज होती है, ये एवरेज ग्रोथ है। और आपने जहां पैसा लगाया उसमें 7%, तो आप ये देखिएगा 7% आपके जो आपने खरीदा उसमें ग्रोथ 7% है, एवरेज ग्रोथ क्या है मार्केट की 4%। तो जो बीच में जो अंतर है या जो रेशियो, जो अनुपात या अंतर यहां से निकलेगा, यही रेशियो कहलाएगा बीटा। तो बीटा का संबंध क्या है, ये स्टॉक मार्केट से है, डी हो जाएगा। मतलब आपके शेयर बाजार में जो ग्रोथ है वो सपोज करो कि औसतन वो 4% है, लेकिन आपने जो स्टॉक लगाया उसमें 7% है, तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वो दिखाता है बीटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये करंट का है, और पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आसान, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे किसी ने बोला कि हमने ये चीज पढ़ाई थी तो तुमने कर लिया होगा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो बगैर शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के कहा जा सकता है कि पेपर थोड़ा टाइट था। टाइट इन द सेंस कि लीक से हटकर था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका पेपर हुआ है वैसा ही बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। ठीक है, और हम लोग पेपर डिस्कस करने के बाद ये भी देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, तो आप रेस में हैं। चलिए भाई आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करें तो इसको जरा देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था? नहीं। देखिए ये है एसबीआई है आपकी कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, जब भी कोई नीति या पॉलिसी बनती है तो जनरली ऐसी बैंक या ऐसे इंस्टीट्यूट उसमें आते हैं जिनका उद्देश्य ही होता है उस काम को करने का। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, ये सरकार की योजना है, इसको स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? नाबार्ड। नाबार्ड अलग टाइप का बैंक है। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक है आपका, ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ये ग्रामीण और कृषि व्यवस्था के विकास में इसका रोल रहता है नाबार्ड का। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसको कट कर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, किसी आप देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में
समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है और एक अकाउंट खुल जाता है, उसी में सेविंग करते हैं। फिर जैसे मान लिया कमेटी का नाम सुना होगा आपने कि लोग कमेटी डालते हैं, 100-100 रुपए डालेंगे हर महीने। तो 5 लोगों ने कमेटी बनाई, सबने 100-100 डाला तो 500 हो गया। आज 500 मुझे मिल जाएगा, अगले महीने अगले आदमी मिल जाएगा। इस तरीके से रोटेशन में काम चलता है, वो कमेटी का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक से ऋण लेता है तो ऋण लिया किसने? आप देखिए ना भाई, लॉजिकल सी बात है, ग्रुप ने लिया है तो जिम्मेदार कौन होगा? ग्रुप ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप ही होगा। ग्रुप के किसी मेंबर ने ग्रुप के थ्रू जब लिया है, ग्रुप के माध्यम से ही जब ऋण लिया है तो जिम्मेदार तो वही ग्रुप होगा, ठीक है। हालांकि एक चीज और है, एग्जामिनेशन हॉल में सारी चीजें सोच पाना अलग तरीके से हो पाता है। यहां पर चीजें क्या है कि जैसे मतलब बाद में देखना समझना, और इस बार का जो पेपर देखा है किसी भी सब्जेक्ट के अगर प्रश्न आप देखें तो आसानी से कर पाना। ऐसा नहीं कि आप गए, आपने फर्स्ट रीडिंग बहुत सारे पढ़ लिया, आपको हर एक मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में टाइम देना पड़ेगा और तब जाकर के निकलेगा। अगर आसान क्वेश्चन है वो भी टाइम के साथ ही हो पाएगा, ठीक है। तो खैर डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को थोड़ा सा और मजबूती से करिए। और एक बार इस बात को फिर से साबित किया है यूपीएससी ने कि एनसीईआरटी की भूमिका बड़ी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। आगे देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक और आपका क्या है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ये क्या करते हैं? ये समर्थन देते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो 2 कथन आपके करेक्ट हैं, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे, तो बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है भाई, बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइट हिंदी में इन्होंने ये प्रश्न किया है, ठीक है। बहुत मतलब उसको लिखने का जो हिंदी का प्रयोग किया गया है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइट है, ये बदलाव आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर की जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, मतलब सरकारी स्वास्थ्य सेवा है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है वो सीमित है निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक तक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग रोगनाशक व्यवस्था की बात देखते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और दूसरा कथन देखिएगा, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन ठीक है ना, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ये बी जो है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आपका सही उत्तर इसमें होगा। आगे देखिएगा भाई, आगे देखेंगे। अच्छा इंग्लिश में ओके, एक पेज के बाद, चलिए ठीक। तो आई होप ये कर लिया होगा आपने, है ना। उसके बाद अच्छा ये तो कर लिया होगा आपने, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था। इस बार ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहा, है ना। ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आना ही था। बस थोड़ा सा प्रश्न तक पहुंचेंगे, है ना।
ये आपका क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आईआर का भी है ना, लेकिन चूंकि व्यापार की अगर बात करें तो इसको जोड़ सकते हैं इकोनॉमी, मतलब हालांकि व्यापार और ये अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, इसको आप साइंस टेक में मतलब किया ही होगा, सर ने कराया होगा आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर कोर, हाँ ये रहा 28 वाला क्वेश्चन, प्रॉपर इकोनॉमी का, पहले इसको कर लेते हैं, वो जरा देखिएगा। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में, मतलब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वो ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात इसमें हो रही है। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें क्या है कि दोनों जहां पर होगा कि कथन एक सही है तो ये उत्तर नहीं होगा, एक और दोनों सही है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो सारी लड़ाई किसमें है, ए और डी में हो जाएगी, वो देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों में भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन लाभ उठाया है तो ये सही, दूसरा सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। स्टेटमेंट नंबर 2, इसमें एक और दो दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं है, ए और दोनों सही हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये वाला डी देखिएगा, पहला कथन गलत है, पहला कथन जो है वो गलत है, पहला कथन गलत है, यही उत्तर हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, थोड़ा सा मतलब पढ़ना होगा बार बार। ठीक है, यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट एक संधि है। तो ये क्या बात करती है, यूरोपीय संघ के देशों के बजटी घाटे के स्तर को सीमित करना। तो बजटी घाटे को सीमित कर पाना किसी पैक्ट के बस की बात नहीं। एक बात आप याद रखिएगा, ये कोई पैक्ट काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पैक्ट तो क्या काम कर सकता है बताइए, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो पाएगा उसकी बात थोड़ा सा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये देखिए, यूरोपीय संघ के देशों के बजटी घाटे के स्तर को सीमित करना, अगर कोई पैक्ट करता है तो कंडीशन क्या है, पहली बात तो करेगा नहीं, अगर करेगा तो उसकी कंडीशन देख लीजिएगा, इसको अभी समझेंगे। दूसरा क्या है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती नहीं, ये बात यहां पर नहीं करेंगे, है ना। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना नहीं, इसकी बात हम नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर संघ कभी यूरोपीय संघ की बात करें, मतलब ये क्या है, ये कॉमन मार्केट है। अगर कॉमन मार्केट की बात, किसी प्रकार का रिफॉर्म तभी आप कर सकते हैं जब कुछ कॉमन होगा, और यूरोपीय संघ की अगर बात करें इसमें कुछ कॉमन है इसीलिए संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाता। ये कॉमन मार्केट है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्या बिम्स्टेक ये काम कर सकता है, तो बिम्स्टेक काम नहीं कर पाएगा। क्या ब्रिक्स काम कर पाएगा, ब्रिक्स काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यूरोपीय संघ कर लेगा क्योंकि ये कॉमन मार्केट है। स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी करेक्ट, तो एक ही इसमें सही है, बाकी नहीं सही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अच्छा, ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने ये आपने किया होगा बाद, है ना, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना, ये देखिए क्या है, तो ये जननी सुरक्षा योजना यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है, नहीं, ये भाई केंद्र सरकार की, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। योजनाओं को सॉल्व करते समय या योजनाओं के प्रश्न अगर आ जाए तो दो ही प्रश्न, या तो होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां डेटा एकदम क्लियर होता है।
जननी सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट तो आपका खराब हो गया। इसका दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये बात तो ठीक है ना, ये ठीक है। दूसरा देखिएगा, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि अगर आपको मतलब जो है इनका मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर कम करनी है तो आपको फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी पड़ेगी, प्रसव कराना पड़ेगा संस्थागत रूप से। तो ये दोनों बातें ठीक है। इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों, नहीं बच्चों की बात इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 प्रश्न, 2 स्टेटमेंट है ये आपके सही होगा और केवल 2 स्टेटमेंट ये आपके करेक्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो योजनाओं से जैसे कि हमेशा 1-2 प्रश्न आते रहे तो इस बार भी पूछा गया है। अब एनीमिया की बात करें, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, है ना, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ब्लड कैसे ब्लड की कमी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आयरन की गोली वगैरह, फोलिक एसिड, आयरन की टैबलेट वगैरह दी जाती रही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाएगी। कैल्शियम से ब्लड नहीं बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। हाँ, ये सही बात है। दूसरा, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। कृमि मुक्ति बिल्कुल की जाती है। कीड़े पेट में पनप जाते हैं तो जो खाएगा वो बच्चे को शरीर में लगता नहीं, कमजोर हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, पोषण का शिकार, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। उसके बाद 4th स्टेटमेंट क्या है, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूओरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। गैर पोषण मतलब जो बच्चा है वो क्या खाना खा रहा, फूड में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पोषण अगर नहीं होगा तो फिर बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, या मतलब उसमें ब्लड की कमी हो ही जाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। इसमें 3 स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। आगे देखिएगा भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन अपना क्या है, अच्छा ओके। उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये तो करंट के सारे प्रश्न आपने कर लिए होंगे। बहुत अच्छा पेपर था और मतलब अच्छा मतलब टाइट था, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ये बहुत आसान पेपर है तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होगी, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ के ही कर सकते हो। इसमें ऐसे नहीं कि आप गए, एलिमिनेशन मेथड को लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि 1-2 प्रश्न में तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगभग खत्म सा हो गया है। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चन मिल जाओ भाई, कहाँ पर हो। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा पेपर गया हो आप लोगों का। हाँ, ये बहुत बढ़िया पेपर, एक क्वेश्चन नहीं मिल गया आपका, और ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब अच्छा, इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। आधारिक संरचना निवेश न्यास, है ना, इनबिट्स। अगर इनबिट्स की बात करें तो यहां से जो भी ब्याज मिलेगा, याद रखिएगा, जो ब्याज से पैसा मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। और इसमें लिखा है कि वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है। कर से छूट इस पर नहीं है। लाभांश कर योग्य है। लाभांश क्या होता है, जैसे कि जो लाभ, अगर आपने पैसा लगाया और वहां पर लाभ होता है, इस लाभ में जो आपका अंश है
जो आपका भाग है वो कहलाएगा लाभांश, मतलब डिविडेंड। क्या कहलाएगा आपका? ये डिविडेंड कहलाएगा, ये आपका डिविडेंड कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्याज से जो आय मिलेगी उस पर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका जो है वो ठीक नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट जरा देखिएगा, इसमें क्या कुछ हो पाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या ठीक है? थोड़ा सा इसमें कटा हुआ है ना। मैं एक बार देखता हूं वर्ड क्या है क्वेश्चन के। देखिए इसमें क्या है कि ये जो पूछा गया पहले में कि जो आप इनबिट्स में पैसा लगाएंगे तो जो ब्याज मिलेगा क्या उस पर टैक्स फ्री होगा? नहीं होगा, बस। तो ये स्टेटमेंट अब दूसरा पढ़ते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इनबिट्स को ऋण के रूप मतलब ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बिल्कुल सही बात है, सर्विस एक्ट में भी है। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है, नहीं दोनों नहीं है। कथन 1 और दोनों सही है, नहीं सही है। कथन 1 सही गलत है, तो बचेगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। बिल्कुल बढ़ाई थी। ब्याज दरें बढ़ाई मतलब यह है कि लोन जो है महंगा किया है। अगर आप देखेंगे यहां पर एक बात कही जा सकती है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर देखने को मिली। कठोर मुद्रा नीति, कठोर मौद्रिक नीति जो है, कठोर मौद्रिक नीति देखने को आपको मिली हो। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपाय से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। प्रतिकार मतलब उसको कंट्रोल, उसका विरोध, उसको रुकावट करने का अधिकार है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी से आप रुकावट कर सकते हैं महंगाई की? तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात सबको पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में ये शक्ति है कि महंगाई और मंदी पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, मौद्रिक नीति का तो यही काम ही बेसिकली है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही तथा कथन 1 की सही व्याख्या। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। हाँ हिंदी थोड़ा सा जटिल है, हिंदी को और आसान बनाया जा सकता। ये यूपीएससी क्यों ऐसा करता है मुझे ये बात नहीं समझ आती है ना। और ये गलत बात, जिसने पेपर बनाया है ना, अगर उसको हिंदी पढ़ा करके बैठाल दो इसी पेपर को देने के लिए है ना, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। जो मतलब थोड़ा सा आसान लहजे में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप उसका ज्ञान चेक कर रहे हो ना। प्रतिकार, अब जिस बच्चे ने मान लिया, क्योंकि आजकल वैसे ही आप इमेज क्रिएट कर देते हो हिंदू पढ़ो हिंदू पढ़ो, तो वो ना हिंदी का रह गया ना इंग्लिश का रह गया। और इस टाइम पर आप अगर जटिल शब्द डालते, कठोर टाइट वाले वर्ड डालते हो, तो हिंदी मीडियम का ही बच्चा, उसे भी डिक्शनरी देखनी पड़ जाएगी भाई। तो हिंदी मीडियम में जो 1-2 प्रश्न गलत हुए उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि शब्द ना समझ में हो। और मीडियम की लड़ाई से पीटी तक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसीलिए जब भी आप नोट्स बनाए, तैयारी करें, तो जो टेक्निकल टर्म है स्पेशली इकोनॉमी में एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस टेक, तो ये 3 चैप्टर ऐसे यहाँ पर आप जो है इंग्लिश के शब्द भी अपने साथ में लिखते हुए चले। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। लघु कृषक बड़े खेत, मतलब क्या है? लघु कृषक बड़े खेत। भाई सीधी सी बात है कि गरीब लोग बड़ी अर्थव्यवस्था, हम लोग इतने गरीब हैं लेकिन बहुत हैं, तो बना के जीडीपी इतनी बड़ी कर दी हमने, मिलके जीडीपी इतनी, जब बांटेंगे गरीब हो जाएंगे। तो ऐसे आप देखिएगा, लघु कृषक है, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे खेत बांट रखे हैं, और इन लोगों ने क्या किया है, छोटे छोटे खेत हैं और इनमें बाउंड्री हटा करके इन्होंने बड़ा खेत बना दिया। सब मिला करके सहकारी कृषि की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सबने मिलकर के एक बड़ा खेत बना दिया। इसका सही
वर्णन क्या है? युद्ध के कारण, युद्ध का कोई मतलब नहीं, किसान सबसे शांत प्रिय होता है। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक वो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगत लाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यही बात है, साथ मिलकर के काम करते हैं। सी वाला देख लीजिए, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय, निगम की बात ही यहाँ पर, कोई कंपनी की बात नहीं, किसान की बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपका बी आपका सही होगा। आगे देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, आप ये देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की एक गतिविधि है आपका बंधीकरण या स्टेरिलाइजेशन, मतलब पैसे की मात्रा नियंत्रण करना, पैसे की मात्रा को कम करना या नियंत्रण में लाना। खुला बाजार कार्रवाई या खुली बाजार प्रतिक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या सरकार बाजार से पैसे की मात्रा को कम कर सकती है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सरकार को जरूरत के हिसाब से अगर प्रतिभूतियों को बेचना या खरीदना पड़े तो ओपन मार्केट ऑपरेशन उसको परमिट करता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप सेल या परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मार्केट, तो ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ऑपरेशन ट्विस्ट का नाम सुना होगा, वो यही था। तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए भाई क्या है, इसमें बात की जा रही है सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र अवधि कोष पत्र, स्टॉक मार्केट। पूंजी बाजार में कितने शामिल है? तो भैया पूंजी मार्केट मतलब दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म। और अब देखिए, स्टॉक मार्केट, कोष पत्र, दीर्घ अवधि, और ये तो पहले लगा शीघ्र अवधि, तो शीघ्र तो होगा ही नहीं, हमें क्या चाहिए, दीर्घकालिक, पहला तो खत्म ही कर दीजिए। सरकारी बॉन्ड होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट का हिस्सा, और कोष पत्र की अगर हम बात करें, ट्रेजरी बिल्स की अगर बात करें, है ना, और स्टॉक मार्केट, तो ये जो बिल है ये भी आपके अल्पकालिक होते। स्टॉक मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप होल्डिंग ले सकते हो। तो सिर्फ 2 ठीक है, केवल 2 आपके करेक्ट है। मतलब कैपिटल मार्केट की पहचान क्या है, दीर्घकालिक। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो दीर्घकालिक हो वो इसका हिस्सा होगा। चलिए आगे देखिएगा, भारत सरकार की बात अगर करें, इसमें देखिएगा, भारत सरकार काले तिल, जिसको नाइजर सीड्स बोलते हैं, के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, कराएगी बिल्कुल। वैसे तेल की कमी है, बिल्कुल कराते हैं। काले तिल की खेती खरीफ, हाँ खरीफ मतलब तिल के लड्डू आप कब खाते हैं, दिवाली के आसपास खाते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात। दिवाली के आसपास जो भी फसलें आती हैं अक्टूबर नवंबर में, वो सब खरीफ की कहलाती है, ये भी ठीक है। भारत के कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनजाति क्या कॉमन मैन भी कर लेगा, मिलते नहीं है ना। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सभी 3 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सभी तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अच्छे प्रश्न, ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जनजाति जोड़ करके फंसाने की कोशिश की, तो अगर जो फंस गया वो फंस गया। आगे देखिएगा भाई 68, इसमें बात की जा रही अमूर्त, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल की बात करेंगे। कौन सी ऐसी चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता? ब्रांड पहचान को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो कि भाई आपको लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सर्विस मतलब इंटेंजिबल हो जाएगा। माल सूची, गोडाउन कितना माल रखा हुआ है,
तो वो आप देख सकते हो। तो ये तो टेंजिबल है, मूर्त है, धूर्त नहीं मूर्त है, ठीक है। और बौद्धिक संपदा ये भी इंटेंजिबल है। उसके बाद ग्राहकों की डाक सूची, मतलब ग्राहकों का डेटा, बेसिकली लिस्ट, तो ये जो है ग्राहकों को छू नहीं सकते ना भाई, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 3 सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा फटाफट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात हम लोग करेंगे। जनांकी की निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, ये 5 चीजें दे रखी। और यहाँ पर सम स्तर, कर अवक्रमण, मतलब सम स्तर असल में होता क्या, 2 तरीके से टैक्स में भागीदारी को बांटा जाता है। एक तो वर्टिकल होता है, अगर आप देखेंगे एक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पर केंद्र सरकार अगर किसी राज्य सरकार को कुछ दे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा राज्य सरकार, और या फिर राज्यों के बीच अगर बांटा जाए तो वो इस तरीके से हो जाएगा, तो इस सम स्तर कहलाएगा। तो राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, है ना, मतलब एनके सिंह वाला, अभी चेयरमैन कौन है, एनके सिंह है, और 21 आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मध्य जो वितरण करेगी, इन 5 में से किसको आधार मान के किया जाता है, वो आप देखिएगा। उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा, मतलब जनसंख्या को माना ही जाता है, क्षेत्रफल को माना जाता है, और आय अंतर इसको भी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखिएगा, पहली बात जननांकी निष्पादन, बिल्कुल कौन सा राज्य जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने में मदद करेगा, जितना अच्छा प्रयास करेगा उसको वेटेज मिलेगा। और वन की बात करें, फॉरेस्ट कवर या इकोलॉजी की बात करें, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। शासन सुधार को नहीं जोड़ा जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। और कर एवं राजकोषीय प्रयास, टैक्स वसूलने में कितनी मेहनत आपने की है, तो ये तीनों आपके जोड़े जाएंगे, तो केवल 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका केवल 3 वाला स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो क्या है, निम्नलिखित में से आधारित संरचना क्षेत्र को विचार कीजिए। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, इन पर आपको विचार करना है। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ का टेक केयर करना, है ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, पुनः नवीकरणीय ऊर्जा, इन चारों में से कौन कौन से UNOPS का हिस्सा है, और ये हिस्सा क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, S3I, ठीक है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन में कौन कौन चीजें शामिल हैं, तो अगर आप देखेंगे भारत के हिसाब से अगर देखें तो ये चारों, लेकिन अगर आप प्रॉपर, अब ये क्वेश्चन क्या उत्तर माना जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, वैसे चारों सही हैं, लेकिन अगर आप इवन OPS का डॉक्यूमेंट अगर पढ़ते हैं तो उसमें किफायती आवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी 4 आप ले सकते हैं। और हो सकता है भाई, तो थोड़ा सा ये प्रश्न आप उसको डाउट में रखिएगा कि 3 भी हो सकता है। क्या आयोग कैसे कंसिडर करता है, भारत में जो विचारधारा है वो है चारों को लेकर के, लेकिन अगर आप इसका डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 3 शामिल है। ठीक है, तो फिलहाल सभी 4 भी सही होगा, और हमें लगता है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका जो इकोनॉमी कितने प्रश्न थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आई होप चीजें ठीक रही होंगी। और एक बात याद रखिएगा, प्रश्न आप जो एग्जामिनेशन दे के आए तो डरने की जरूरत नहीं है, पेपर टाइट था, सबके लिए टाइट रहा होगा। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है। तो अगर आपके प्रश्न 42 प्लस हैं, 42 या उससे ज्यादा है, तो पूरी संभावना है कि आप मेंस एग्जामिनेशन देने वाले। तो भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने अगर एग्जाम दिया है, बेहतर दिया हो, आप मेंस लिखें और अच्छे से तैयारी करिएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि वो इस बार मेंस नहीं जा पाएंगे, अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करिए, अपनी रणनीति बनाइए अच्छे से, ठीक है। और एनसीईआरटी को कवर करिए, बिल्कुल बेसिक पढ़िए, पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो और बिल्कुल होगा। अगर आपने मान लिया है, ठान लिया है, तो जीत बिल्कुल होगी, बशर्ते इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन हाँ, अब डबल स्पीड से अपने काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।